युवराज सुहानी की बांह पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, इतने दिनों से जिस शापित इंसान को तुम ढूंढ रही हो वो मैं ही हूँ। अब वहां बिल्कुल खामोशी छा गई थी। सुहानी युवराज की गिरफ्त में उसके बेहद करीब थी और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। युवराज सुहानी की आंखों में झांकते हुए ये जानने की कोशिश कर रहा था कि सच जानने के बाद उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन आज सुहानी की आंखें बिल्कुल शांत थी। वो बिना किसी भाव के बस युवराज को देख रही थी। कुछ देर बाद सुहानी युवराज से कहती है, मैं जानती हूँ। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज दंग रह जाता है और उसकी पकड़ सुहानी पर थोड़ी लूज हो जाती है। युवराज सुहानी को सवालिया नजरों से देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है। युवराज को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बात सुहानी पहले से जानती है। इतने सालों में कभी भी किसी को युवराज पर शक नहीं हुआ था। इस वक्त युवराज के मन में दो सवाल आ रहे थे। पहला, सुहानी ये बात कैसे जानती है, और दूसरी बात, ये जानकर भी सुहानी उससे प्यार कैसे कर सकती है। युवराज को लगा था कि जब सुहानी को ये बात पता चलेगी तो वो शॉक्ड रह जाएगी, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। फिलहाल युवराज को सुहानी से अपने दूसरे सवाल का जवाब चाहिए था। वो खुद को संभालते हुए कहता है, ये जानते हुए कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। शिमला में इतने लोगों की मौत की वजह मैं हूँ। तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकती हो। सुहानी जवाब देती है, युवराज सर, आप मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान हैं जो साय के जाल में फंस चुके हैं। आपने हमेशा मुझे मुसीबतों से बचाया है। आपने सृष्टि को बचाने की कोशिश की। आप बुरे इंसान नहीं हो सकते। सुहानी की हर बात आज युवराज की हैरानी बढ़ाती जा रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि सुहानी उसे इतने अच्छे से कैसे जान सकती है। सुहानी का हर जवाब युवराज के लिए उससे दूर रहना मुश्किल करता जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी सुहानी को अपनी बाहों में ले ले और फिर कभी उसे खुद से दूर जाने न दे। लेकिन युवराज ये अच्छे से जानता था कि अब उसकी जिंदगी किसी और के हाथ में है। वो सुहानी के करीब जाकर उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था। सुहानी से दूर रहने में ही उसे उन दोनों की भलाई लग रही थी। सुहानी के मन में अभी भी कई सवाल थे जिसके जवाब वो युवराज से जानना चाहती थी। सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, मैं जानना चाहती हूँ, ये सब कब शुरू हुआ। युवराज सुहानी के इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि जब तक सुहानी को अपने सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाते वो चैन से नहीं बैठेगी, और शायद अपने सवालों के जवाब पाने के लिए वो फिर से अपनी जान खतरे में डाल देगी। इसलिए युवराज सुहानी को सब कुछ बताने का डिसीजन लेता है। युवराज एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ये सब जब शुरू हुआ था तब मैं सिर्फ 10 साल का था। पहले हमारे पास ये पैसा प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं था। मुझे बस इतना याद है कि एक रात डैड मुझे उस विशिंग वेल के पास लेकर गए थे। उस रात शायद वहाँ कोई पूजा थी। जब हम दोनों विशिंग वेल के पास पहुँचे तो वहाँ एक अजीब सी दिखने वाली औरत हवन कुंड के सामने बैठी थी। वो मंत्र पढ़ते हुए उस हवन कुंड में आहुति दे रही थी। डैड मुझे लेकर उस हवन कुंड की दूसरी तरफ बैठ गए। जब उस औरत की पूजा पूरी हो गई तो वो मेरे पास आई। उसने उस हवन कुंड की आग से एक कटार को गर्म किया और उस कटार से मेरी कलाई पर यह निशान बना दिया। उसके ऐसा करते ही वो साया उस विशिंग वेल से बाहर आ गया। उस औरत ने मेरा इस्तेमाल करके उस साए को आज़ाद कर दिया और मुझे हमेशा के लिए उसके साथ जोड़ दिया। इसके बाद हर रात वो साया मुझे दिखने लगा और शहर में मौतें शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद मेरी मॉम की मेंटल कंडीशन खराब होने लगी और डैड का बिजनेस चलने लगा। डैड ने काफ़ी कम समय में बहुत कुछ अचीव कर लिया। युवराज की सारी बातें सुनकर सुहानी शॉक्ड रह गई थी। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, तो क्या आपके डैड ने पैसे और प्रॉपर्टी के लिए आपको उस साए को सौंप दिया। युवराज जवाब देता है, मुझे नहीं लगता डैड ने ऐसा किया होगा। वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे ही करते थे। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। वजह क्या थी ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन जब भी मैंने उनसे ऐसा करने की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। उस दिन शायद ऐसा कुछ हुआ था जो मैं नहीं समझ पाया। तब मैं बहुत छोटा था। सुहानी को युवराज की बात सुनकर उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो युवराज से कहती है, क्या आपको डर नहीं लगता था। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, लगता था। तब मैं सिर्फ 10 साल का था। शुरू के कुछ सालों में वो साया हर वक्त मेरे साथ होता था, लेकिन वक्त के साथ ये डर भी खत्म होता गया। मैंने परेशान होकर कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे मरने भी नहीं दिया। मेरी मॉम अभी भी शिमला में उसी के साए में है। मैं चाहकर भी उससे भाग नहीं सकता।
सुहानी इस वक्त युवराज की तकलीफ को महसूस कर पा रही थी। वो समझ रही थी कि युवराज ने बचपन से क्या कुछ नहीं सहा होगा। उसे युवराज से हमदर्दी हो रही थी। सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, युवराज सर, हम मिलकर आपको उस साए से आज़ाद करा लेंगे। सुहानी की ये बात सुनकर युवराज, जो अब तक शांत था, उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगते हैं। वो गुस्से में सुहानी से कहता है, मैंने तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बताया है कि तुम ये सब जानने के पागलपन में अपनी जान खतरे में ना डाल लो। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी जिंदगी उस साए की हो चुकी है। मुझसे दूर रहो वरना वो साया तुम्हें भी मार देगा। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी भी गुस्से में कहती है, लेकिन क्यों? वो आपको छोड़ क्यों नहीं देता? क्या मिलेगा उसको आपसे? और आप ही क्यों? युवराज सुहानी के इतने सारे सवालों का कोई जवाब नहीं देता। वो जानता था कि इससे ज्यादा सुहानी को कुछ बताने का मतलब उसकी जान को खतरे में डालना है, जो युवराज कभी नहीं चाहता था। युवराज आगे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और सुहानी वहीं बैठी रह जाती है। रात को डिनर के बाद सुहानी बाबा के साथ बैठे हुए बातें कर रही थी। तभी युवराज बाबा के पास आकर कहता है, बाबा, रोड अब साफ हो चुका है। कल सुबह 8 बजे बस आ जाएगी। कल हमें निकलना होगा। ये सुनकर बाबा और सुहानी दोनों उदास हो जाते हैं। बाबा युवराज से कहते हैं, बेटा, 1-2 दिन और रुक जाओ। जब से तुम दोनों आए हो, हमें बहुत अच्छा लगने लगा है। हमारे बच्चे तो काम करने के लिए शहर चले गए हैं। वो कभी कभी ही यहाँ आते हैं। तुम दोनों के यहाँ रहने से हमें अपने बच्चों की कमी महसूस नहीं हो रही है। इसी बीच अम्मा भी आकर कहती है, हाँ बेटा, 1-2 दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। युवराज उन दोनों से कहता है, मेरी मॉम शिमला में है। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे उनके लिए जल्द से जल्द घर जाना होगा। ये सुनकर बाबा और अम्मा उन्हें और रुकने के लिए नहीं कह पाते। युवराज और सुहानी के जाने की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा उदास तो सुहानी थी। वो अभी और कुछ दिन युवराज के साथ उस गांव में रहना चाहती थी। सुहानी से अलग युवराज जितना जल्दी हो सके वहां से जाना चाहता था। उसे डर था कि अगर वो और कुछ दिन सुहानी के साथ वहां रहा तो वो खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक पाएगा। अगले दिन सुबह होते ही युवराज और सुहानी बस से शिमला के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जब उनके फोन का नेटवर्क आता है, तब युवराज बाकी के स्टूडेंट्स को कॉल करके शिमला वापस आने का इंस्ट्रक्शन देता है। निशा और विवेक भी सुहानी से बात करके चैन की सांस लेते हैं। निशा और विवेक भी लैंडस्लाइड की वजह से पास के ही एक गांव में फंस गए थे। वो भी मनाली नहीं जा पाए थे। सुहानी और युवराज बस से वापस शिमला आ रहे थे। युवराज आज भी सुहानी से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। वो सुहानी को दिखाना चाहता था कि उसके मन में सुहानी के लिए कोई फीलिंग नहीं है। सुहानी भी अब इस बात से कन्विंस हो चुकी थी कि युवराज उसे पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो युवराज को उस साए से आज़ाद करना चाहती थी। कई घंटे से बस चल रही थी और रास्ते में ही रात होने लगी थी। तभी अचानक से वो बस रुक जाती है। बस के रुकने सभी पैसेंजर्स कंडक्टर से पूछने लगते हैं, अरे भैया, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुक गई? कंडक्टर बस से बाहर निकलता है और फिर वापस आकर सभी से कहता है, बस का टायर पंचर हो गया है। उस सुनसान रास्ते में ऐसे बस का टायर पंचर होने से सभी पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। कंडक्टर ड्राइवर से बात करने के बाद सभी से कहता है, आप सब घबराए नहीं, बस आधे घंटे में टायर रिपेयर हो जाएगी। रात के 11 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। सुनसान रोड, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई, हर तरफ अंधेरा, घना जंगल। ये सब किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। सभी पैसेंजर्स बस के अंदर बैठे हुए थे। बाहर जाना तो दूर, किसी की खिड़की से बाहर देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुहानी भी खामोशी से अपनी सीट पर बैठे कुछ सोच रही थी, लेकिन युवराज उसके साथ नहीं बैठा था। वो बस के बाहर खाई के किनारे खड़ा उस खतरनाक नज़ारे को देख रहा था। सुहानी अभी भी युवराज और उस साए के बारे में सोच रही थी। यही सोचते हुए अचानक उसके मन में एक और सवाल आता है। उसे पता था कि शिमला पहुंचने के बाद वो युवराज से बात भी नहीं कर पाएगी, इसलिए उस सवाल का जवाब लेने के लिए सुहानी बस से बाहर निकलती है और युवराज के पास चली जाती है। युवराज खाई को देखते हुए बहुत रूडली कहता है, अब मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूँ। लेकिन सुहानी भी कहाँ मानने वाली थी। वो युवराज से कहती है, युवराज सर, बस एक लास्ट सवाल, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी। युवराज इरिटेट होकर कहता है, पूछो। सुहानी कहती है, मैंने सुना है कि सिर्फ वो श्रापित इंसान, जो कि आप हो, उस साए को फिर से कैदिया मुक्त कर सकता है। ये कैसे किया जा सकता है?
और अगर ऐसा किया जा सकता है तो अब तक आपने किया क्यों नहीं? युवराज उस खाई को ही देखते हुए कहता है, क्या तुम उसे फिर से कैद करना चाहती हो? सुहानी फौरन हाँ कह देती है। युवराज कुछ देर खामोश रहता है और फिर कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि उसे कैद करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। अगर तुम वो कर सकती हो तो कर लेना। सुहानी कहती है, आप बस मुझे रास्ता बताए, मैं वो जरूर करूंगी। अगर तुम उस साए को कैद करना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा, लेकिन वो काम लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो साया तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देगा। मैंने खुद कई बार ये करने की कोशिश की, पर उसने हमेशा मुझे रोक लिया। उद्धरण चिन्ह। सुहानी पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है, वो कौन सा काम है? मैं जरूर करूंगी। युवराज सुहानी की आंखों में देखकर कहता है, उस साए को कैद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें मुझे जान से मारना होगा। मेरे मरते ही वो साया फिर से उस विशिंग वेल में कैद हो जाएगा। ये कहकर युवराज वापस बस के अंदर चला जाता है। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी की धड़कन जैसे रुक सी जाती है। वो उसी जगह बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये सोच सोचकर सुहानी का दिल बैठा जा रहा था कि जिस इंसान से वो इतना प्यार करने लगी है उसी की मौत ही शिमला के लोगों की आज़ादी है। यही सब सोचते हुए सुहानी कुछ देर वहीं खड़ी रहती है। बस के ठीक होने के बाद बस शिमला के लिए निकल जाती है। सुहानी बहुत उदास थी, उसकी युवराज को देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी जो उसके साथ ही बैठा था। उसके मन में हजार तरह के थॉट्स चल रहे थे। यही सब सोचते हुए सुहानी की आंख लग जाती है। सोते हुए सुहानी एक सपना देखती है। सपने में सुहानी अपने बचपन का एक इंसिडेंट देख रही थी। वो स्कूल ड्रेस में थी और अपने घर में पढ़ाई कर रही थी। वो काफी परेशान लग रही थी। सुहानी को परेशान देख उसके पापा उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा? सुहानी शिकायत भरी आवाज में कहती है, पापा मैं इस क्वेश्चन को कब से इस फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, ये लेकिन बन ही नहीं रहा है। उसके पापा मुस्कुराते हुए उसके हाथ से पेन लेते हैं और बिना फॉर्मूला के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। सुहानी हैरानी से अपने पापा को देखते हुए कहती है, पापा ये आपने कैसे किया? सुहानी के पापा मुस्कुराकर उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, हमें बस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना होता है। ये सुनते ही सुहानी की नींद खुल जाती है। नींद से जागते ही सुहानी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। युवराज अब तक सुहानी को ही देख रहा था, लेकिन जैसे ही सुहानी की आंखें खुलती है वो अपनी नजरें सुहानी से हटा लेता है। अब बस शिमला पहुंचने ही वाली थी। सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं आपको और शिमला के लोगों को उस साए से आज़ाद करा के ही रहूंगी। युवराज चिढ़कर सुहानी से कहता है, तुम ये सब क्यों करना चाहती हो? युवराज के इस सवाल का सुहानी कोई जवाब नहीं देती। वो बस मुस्कुराते हुए युवराज को देखने लगती है। युवराज समझ जाता है कि सुहानी क्या कहना चाह रही है। उसकी आंखों में युवराज को अपने लिए प्यार और फिक्र साफ दिख रहा था। युवराज सुहानी से कुछ कहने ही वाला था कि बस शहर के अंदर आ गया। बस के शहर में आने पर युवराज उस साए के बारे में सोचकर आगे कुछ नहीं कहता। सुबह के 4 बजे शिमला के बस स्टैंड पर बस रुकती है। फाइनली युवराज और सुहानी शिमला पहुंच गए थे। युवराज बस से बाहर निकलता है। बस स्टैंड पर युवराज को लेने के लिए उसका ड्राइवर आया था। युवराज ड्राइवर से कार की चाबी लेता है और उसे जाने के लिए कह देता है। कार कीज लेकर युवराज सुहानी के पास जाता है, जो अभी अभी बस से उतरी थी। युवराज सुहानी से कहता है, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल तक ड्रॉप कर देता हूँ। सुहानी युवराज को मना करते हुए कहती है, नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो इरिटेट होकर खुद से कहता है, ये लड़की कभी मेरी बात क्यों नहीं मानती? युवराज अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, इतनी सुबह तुम्हें यहाँ हॉस्टल जाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। सुहानी बेफिक्री के साथ कहती है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं चली जाऊंगी। सुहानी की जिद युवराज से अब युवराज को गुस्सा आने लगा था। सुहानी की चोट अभी भी ठीक नहीं हुई थी और इतनी सुबह वहां जंगली जानवर भी बाहर घूमते थे। युवराज जानता था कि सुहानी से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। अब तक वो सुहानी की जिद को अच्छे से जान गया था। वो बिना कुछ कहे उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। युवराज का ये मूव इतना फास्ट थी कि सुहानी को जब तक समझ आया तब तक वो युवराज की बाहों में आ गई थी। सुहानी नर्वस होकर कहती है, युवराज सर, आप। वो इतना ही कह पाती है तभी युवराज सुहानी को अपनी बाहों में उठा लेता है और कार की तरफ बढ़ जाता है।
सुहानी हैरानी से आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि युवराज उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। युवराज सुहानी को बाहों में लिए सामने देख रहा था जबकि सुहानी की नजरें युवराज पर थी। उसने खुद को संभालने के लिए युवराज के कंधे को पकड़ा हुआ था। युवराज का चेहरा इस वक्त हमेशा की तरह शांत था, लेकिन सुहानी उसकी बढ़ती जा रही धड़कनों को महसूस कर सकती थी। अपनी कार के पास पहुंचकर युवराज कार की डोर खोल देता है और सुहानी को अंदर बैठा देता है। सुहानी को कार में बैठाने के बाद युवराज उसकी सीट बेल्ट लगाकर उनकी आंखों में देखते हुए कहता है, अब चुपचाप बैठी रहो। सुहानी कुछ कह नहीं पाती। युवराज उससे दूर हो जाता है और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। युवराज के दूर होने पर सुहानी एक चैन की सांस लेती है। युवराज अपनी कार स्टार्ट करता है और उसे हॉस्टल की तरफ बढ़ा देता है। पूरे रास्ते सुहानी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। कुछ ही देर में वो दोनों हॉस्टल पहुंच जाते हैं। सुहानी युवराज के कुछ कहने से पहले ही सीट बेल्ट निकालकर कार से बाहर चली जाती है। ये देखकर युवराज के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। युवराज ग्लास नीचे करके सुहानी से कहता है, अब अंदर जाओ और जब तक सुबह ना हो जाए बाहर मत निकलना। सुहानी अपनी बात पर अड़ते हुए कहती है, नहीं, पहले आप जाओ। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज मन ही मन कहता है, ये कभी एक बार में मेरी बात नहीं मानेगी। युवराज कार आगे बढ़ा देता है और सुहानी उसे वहां से जाते देखती रहती है। युवराज भी इस वक्त साइड मिरर से सुहानी को देखते हुए वहां से चला जाता है। युवराज के वहां से जाने के बाद सुहानी हॉस्टल की तरफ मुड़ती है, लेकिन तभी उसे किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक लड़का भागते हुए उसकी तरफ ही आ रहा था। देखने में वो लड़का 23-24 साल का लग रहा था। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से डरकर भाग रहा है। कुछ ही देर में वो लड़का हॉस्टल के पास पहुंच जाता है और वहां आकर उसकी स्पीड कम हो जाती है। सुहानी उस लड़के के पास जाकर उससे कहती है, तुम ठीक तो हो ना? वो लड़का पीछे देखते हुए जवाब देता है, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। सुहानी उस लड़के को गौर से देखती है। उसके हाथ में एक कैमरा था। सुहानी कहती है, क्या तुम जर्नलिस्ट हो? सुहानी की बात सुनकर वो लड़का और भी ज्यादा डर जाता है और हकलाते हुए कहता है, मैं जर्नलिस्ट नहीं तो। उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज से सुहानी समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। उसके मन में ख्याल आता है कि शायद ये लड़का रात में उस विशिंग वेल के आसपास ही था और उसने कुछ डरावनी चीज देखी है, लेकिन ये उसे कुछ बताना नहीं चाहता। सुहानी कुछ सोचते हुए उस लड़के से कहती है, वैसे तुम हो कौन और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का सुहानी से कहता है, मेरा नाम रोहित है, मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। वो अभी भी डरा हुआ था। सुहानी समझ गई थी कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। उसे जानना था कि ये लड़का आखिर किस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सुहानी उससे बात करने की कोशिश करते हुए कहती है, ओह हाय रोहित, मेरा नाम सुहानी है, मैं भी सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ती हूँ। रोहित फेक स्माइल के साथ कहता है, ओह। रोहित अभी भी काफी घबराया हुआ लग रहा था और बार बार अपने रुमाल से अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। सुहानी रोहित से पहचान बनाने की कोशिश करना शुरू कर देती है। उसे लग रहा था कि उसे रोहित से कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसे मिल सकती है। सुहानी हॉस्टल के पास ही खड़े होकर कुछ देर रोहित से कुछ बातें करती है। रोहित सुहानी ने बातें तो कर रहा था, लेकिन बार बार उसकी नज़र पीछे सड़क पर जा रही थी। रोहित हड़बड़ाते हुए सुहानी से कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब मैं चलता हूँ। रोहित तेजी से वहां से चला जाता है और सुहानी उसे देखती रह जाती है। इधर सुहानी अपने कमरे में आकर सो जाती है। कुछ देर बाद सुहानी की नींद एक जानी पहचानी आवाज से खुलती है। ये आवाज निशा की थी। सुहानी निशा को देखकर बहुत खुश होती है और फौरन उठकर उसे गले से लगा लेती है। निशा भी सुहानी को सही सलामत देखकर बहुत खुश थी। लैंडस्लाइड के बाद से निशा सुहानी को लेकर काफी डरी हुई थी। निशा बिना देर किए सुहानी से कहती है, हमें उस विशिंग वेल के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिली है। निशा की बात सुनकर सुहानी चौंक जाती है। सुहानी क्यूरियस होकर निशा से कहती है, तुम्हें वहां उस विशिंग वेल के बारे में क्या पता चल गया? निशा बेड पर लेटते हुए कहती है, वो मैं तुम्हें शाम को बताऊंगी। सुहानी परेशान होकर कहती है, नहीं, मुझे अभी जानना है। निशा कहती है, सुहानी, हम बहुत दूर से आए हैं, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, शाम को विवेक से मिलकर इस बारे में बात करेंगे। सुहानी आगे जिद नहीं करती और निशा को आराम करने देती है। शाम हो चुकी थी।
जैसा कि निशा ने कहा था, निशा, विवेक और सुहानी एक कैफे में मिलते हैं। विवेक के हाथ इस बार इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन लगी थी कि वो उसे सुहानी को बताने के लिए बहुत एक्साइटेड था। कैफे में कॉफी और सैंडविच ऑर्डर करने के बाद तीनों की बातचीत शुरू होती है। सुहानी उन दोनों से कहती है, अब तुम लोग कुछ बताओगे भी या बस सस्पेंस ही बनाकर रखोगे। निशा कुछ कहने ही वाली होती है, तभी विवेक उसे टोकते हुए कहता है, इस बार ये सीक्रेट मैं रिवील करूंगा। निशा इरिटेट होकर कहती है, ठीक है तुम ही बताओ। अब सुहानी से रहा नहीं जाता, वो चिढ़ते हुए है, अब तुम लोग बता रहे हो या मैं जाऊं। सुहानी की बात सुनकर विवेक कहता है, ओके सुनो, जब हम लैंडस्लाइड से बचकर निकले थे तब हमारी बस एक गांव में रुकी थी। उस गांव में हम एक तांत्रिक से मिले थे। वहां के लोगों का कहना था कि वो एक बहुत बड़े तांत्रिक थे। ये देखकर मैंने भी एक चांस मार लिया कि शायद उनसे हमें उस विशिंग वेल की भूतनी के बारे में कुछ पता चल जाए। एंड गैस वॉट, हमें उसके बारे में क्या पता चला। विवेक की बात पूरी होते ही सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, क्या? विवेक आगे कहता है, उस तांत्रिक ने हमें बताया कि वो साया एक श्रापित आत्मा है जिसे किसी ने जागृत किया है और उसे लोगों को मारने के बाद सिर्फ एक दिन के लिए ही उसका शरीर मिलता है। मतलब मेरा शक सही था। कौन सा शक? सुहानी विवेक से पूछती है। जवाब में विवेक बस 2 शब्द कहता है, पद्मिनी सिंघानिया। ये सुनकर सुहानी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं विवेक का कहना भी गलत नहीं था। अक्सर ऐसा होता था कि जिस रात उस विशिंग वेल के पास कोई मर्डर होता था, उसके अगले दिन पद्मिनी शहर में दिखाई देती थी। सुहानी यही सोच रही थी, तभी निशा विवेक से कहती है, हमें अभी पद्मिनी पर सिर्फ शक है। बिना प्रूफ के तुम इतनी बड़ी बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? और हाँ, जो हमें उस गांव में मिले थे वो अघोरी थे ना कि तांत्रिक। और उन्होंने ये कहा था कि पहले ऐसा होता था कि लोगों को मारने के बाद एक दिन के लिए उस आत्मा को अपना शरीर मिल जाता था। अभी क्या होता है ये हम नहीं जानते। निशा की बात सुनकर विवेक कहता है, ठीक है तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना? कुछ दिन रुको, तुम्हें प्रूफ भी मिल जाएगा। सुहानी निशा और विवेक को युवराज के बारे में कुछ भी नहीं बताती। उसे लगता है कि सच्चाई जानने के बाद उन दोनों की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इसी बीच विवेक सुहानी को अपने गले में बंधा हुआ रुद्राक्ष दिखाकर कहता है, सुहानी ये देखो, अघोरी ने मुझे और निशा को ये रुद्राक्ष दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक ये हमारे गले में होगा वो साया हमारे पास भी नहीं आ सकता। विवेक कुछ सोचकर उदासी के साथ आगे कहता है, सॉरी सुहानी, हमने कोशिश की लेकिन तुम्हारे लिए ये नहीं ला पाए। विवेक की आवाज में अफसोस था। सुहानी कहती है, कोई बात नहीं विवेक, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। निशा अपनी चेयर से उठते हुए कहती है, चलो फिर कल कॉलेज में मिलते हैं। निशा ये कहने पर वो तीनों कैफे से बाहर आ जाते हैं और हॉस्टल की तरफ चलने लगते हैं। सुबह के 9 बजे थे। कई दिनों के बाद सुहानी, निशा और विवेक आज कॉलेज आए थे। वो तीनों क्लास अटेंड करने के बाद कॉलेज की लाइब्रेरी में अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे थे। लाइब्रेरी में बिल्कुल खामोशी थी। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर बैठे पढ़ाई कर रहे थे। तभी सुहानी एक किताब लेने के लिए लाइब्रेरी के 2nd फ्लोर पर जाती है। 2nd फ्लोर में सिर्फ किताबें थी, वहां ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। साथ ही लाइब्रेरी के कोने की लाइट्स खराब हो गई थी। सुहानी उसी कोने में फ्लैश लाइट की मदद से कुछ बुक्स ढूंढ रही थी। तभी उस बुक सेल्फ पर एक परछाई तेजी से गुजर जाती है। सुहानी फौरन पीछे मुड़कर देखती है लेकिन वहां कोई नहीं था। वो अपने आसपास देखते हुए कहती है, कौन था यहाँ? तभी सुहानी की नज़र लाइब्रेरी के खिड़की पर जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे खिड़की से उसे कोई देख रहा हो। लाइब्रेरी के उस सन्नाटे में ये सब बहुत डरावना लग रहा था। तभी अचानक से एक काला साया तेज हवा के झोंके की तरह सुहानी के करीब आता है और उसके शरीर को छूता हुआ निकल जाता है। सुहानी डरकर चीख पड़ती है। उस साए के जाने के बाद सुहानी के दाहिने हाथ में एक अजीब सा दर्द होता है। जब वो अपने हाथ को देखती है, उसके हाथ से खून बह रहा था और उस पर किसी जानवर के पंजे से बना निशान बना हुआ था। अगले ही पल वो साया पीछे से आता है और सुहानी को छूकर चला जाता है। सुहानी की गर्दन पर उसी तरह पंजे का निशान बन जाता है। इसके बाद वहां सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुहानी ये देखकर बहुत डर गई थी। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद निशा और विवेक के पास जाकर बैठ जाती है। सुहानी को इस बारे में किसी से बात करना ठीक नहीं लगता, इसलिए वो निशा और विवेक से कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद वो तीनों लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं। सुहानी की नज़र युवराज पर जाती है, जो मी
यशवंत दीवान के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रहा है। विवेक उसे देखकर कहता है, सब इस वक्त कॉलेज से घर जा रहे हैं, लेकिन युवराज सर अपने पापा के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ क्यों जा रहे हैं? निशा कहती है, कॉलेज के पीछे जो खंडहर है ना, उसे मैनेजमेंट खरीदकर कॉलेज कैंपस को और बड़ा करने वाली है। उसी सिलसिले में आज ट्रस्टीज की प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है। इस पर सुहानी कहती है, फिर तो पद्मिनी सिंघानिया को भी इस मीटिंग के लिए आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आई? क्योंकि कल पुराने रोड पर किसी का मर्डर नहीं हुआ है ना? विवेक जवाब देता है। सुहानी और निशा उसे अजीब सी नजरों से देखते हैं। विवेक आगे कहता है, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? कुछ तो गलत है उसके साथ। जिस दिन उस रोड पर मर्डर होता है उसके अगले ही दिन वो आ जाती है। निशा भी विवेक की बात से सहमत होकर कहती है, यार विवेक बोल तो सही रहा है। सुहानी ने भी इस बात को नोटिस किया था, लेकिन वो इस बारे में अभी कुछ नहीं कहती। वो तीनों वहीं खड़े होकर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ देखने लगते हैं। कुछ देर बाद कॉलेज कैंपस में एक बड़ी सी ब्लैक कलर की गाड़ी रुकती है और उसमें से पद्मिनी सिंघानिया बाहर निकलती है। ये देखकर विवेक, सुहानी और निशा हैरान रह जाते हैं। विवेक को तो ये देखकर जैसे सदमा ही लग गया था। पद्मिनी अपनी कार से निकलकर कैंपस के अंदर जाने लगती है। जैसे ही पद्मिनी सुहानी, निशा और विवेक के पास से गुजरती है, वो एक नज़र सुहानी को देखती है। उसकी नज़र सुहानी के गर्दन और हाथ के निशान पर जाती है, जिसे अब तक निशा और विवेक ने भी नहीं देखा था। उसे देखकर पद्मिनी आगे बढ़ जाती है। पद्मिनी के वहां से जाने के बाद विवेक कहता है, कल रात तो उस रोड पर कोई मौत नहीं हुई, तो फिर आज ये पद्मिनी सिंघानिया कॉलेज कैसे आ गई? विवेक की बात पूरी होते ही सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, अगर पद्मिनी सिंघानिया वो साया नहीं है, तो फिर वो साया है कौन?